अगर ये सीज फायर एक दिशा में बढ़ा है तो इसके पीछे हमने ये सुनिश्चित किया था कि हम हर तरीके से पाकिस्तान को घेरेंगे। अब ऐसे में हमने न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई उनके खिलाफ की, हमने जिस तरीके से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको ओवरलुक कर रहे थे। देखिए क्या हुआ था, पहलगाम में 26 लोगों की जान ली गई थी, 25 भारतीय, एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। उसके बाद से ये स्पष्ट था कि भारत छोड़ेगा नहीं। और ये जो ऑपरेटिव एक तरह से असर्टिव एक्शन हुआ है वो पीएम के नेतृत्व में 1971 युद्ध के बाद से, अगर आप देखिए पिछले 5 दशक में पाकिस्तान की जमीन पर भारत की सबसे बड़ी ये सैन्य कार्रवाई है। 71 युद्ध के बाद पहली बार थल सेना, नेवी, वायुसेना का ये संयुक्त अभियान है। पहली बार भारत ने किसी परमाणु संपन्न दुश्मन देश के भीतर घुसकर मारा है। ये पहला हमला था जिसमें कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाया गया। भारत ने स्कैल्प, क्रूज मिसाइल, हैमर, स्टार्ट बॉम्ब जैसे जो तमाम अपने हथियार थे उसको इस्तेमाल किया। 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह भीषण हमला हुआ है। मुरीद के सियालकोट, बहावलपुर ऐसे सामरिक ठिकानों को हमने निशाना बनाया। भारतीय बलों ने आतंकवादियों के सरगना को निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों से जुड़े दहशतगर्दों पर घातक वार किया गया। इस मिशन ने दुनिया को दिखाया कि भारत दुश्मन देश के अंदर घुसकर सटीक तरीके से मारता है। कई मायनों में आज मैं आपसे मंजीत इस बात की चर्चा करना चाहती हूं कि हमने इस देश में कई आतंकी हमले देखे हैं, बड़े बड़े आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन अक्सर जो हम एक्शन लेते थे वो बहुत कैलिब्रेटेड होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप देखिए, उस समय जेड्डा में थे वो मंजीत, जब ये घटना घटी थी, वो आए और एक ही संदेश था, डीप स्ट्राइक करना है, असर्टिव स्ट्राइक करना है, लेकिन फोकस टेररिज्म पर रखना है, आतंक पर, आम नागरिकों पर पाकिस्तान के नहीं। मिलिट्री पर भी हमने पहले नहीं किया था, जब उन्होंने किया तब हमने रिटेलिएट किया है। और यही फोकस का जो नेतृत्व था कि आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक एक्शन ले रहे हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचा है। पाकिस्तान एक तरह से झुका है, घुटने पर आया है। वो सीज फायर के लिए डीजीएमओ का कॉल है। और दूसरी तरफ आप देखिए, साफ साफ कहा, अगर आतंकी घटना कोई भी होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मंजीत। अंजना, थोड़ी देर पहले जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, वो इसी बात पर खत्म हुई कि अब सेनाएं किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसी तरह की कार्रवाई होगी जो युद्ध के समय होती है। और पिछले 10 दिनों से हमने एक तरह से तीनों सेनाओं की जो कार्रवाई देखी वो युद्ध के हालात जैसी ही कार्रवाई होती है। आपने 1971 की बात की, मुझे लगता है कि 70 साल बाद या हम 1971 के बाद के हालात को देखें तो पहली बार भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हार्ट है, पाकिस्तान का हृदय है पंजाब, जहां सेना का गढ़ है, जहां पूरा शासन जहां से चलता है, वहां पर पूरी सैन्य कार्रवाई की, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पूरा इस्तेमाल किया। और जैसा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जब अपनी जद्दा की यात्रा से वापस लौटे, एयरपोर्ट से पहली मीटिंग उनकी शुरू होती है दिल्ली पालम टेक्निकल एरिया से, और उसको लेकर आज इस वक्त भी बैठक चल रही है। अजीत डोभाल उनके साथ हैं। पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से मैंने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में एक आर्मी के चीफ की भूमिका निभाई या कहें कि सर्वोच्च कमांडर की भूमिका निभाई। पूरे ऑपरेशन को उन्होंने मॉनिटर किया और हर कदम पर सेनाओं को खुली छूट दी। हमें याद है ये ऐसा मौका मनमोहन सिंह के पास भी था 26/11 के आतंकी हमले के समय, जब ये बातें सामने आई कि उस वक्त शायद सेना प्रमुख अपने दीपक कपूर थे, उनके बारे में कहा गया कि शायद आर्मी ने ये आशंका जताई कि अगर हम युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। पिछले घटनाक्रम को आप देखें तो हमेशा न्यूक्लियर युद्ध का एक डर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने रहा, हमारे सैन्य नेतृत्व के सामने रहा। मैं भी लगभग 20 सालों से रक्षा मंत्रालय कवर कर रहा हूँ। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी से लेकर मनोहर पर्रिकर, निर्मला सीतारमण और तमाम लोग, सेना प्रमुख की बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैंने जो देखा कि हमारे सैन्य नेतृत्व में लगभग, मैं 20 साल का ही अनुभव अपना गिनाऊंगा, कि हमेशा ये बात जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो हमारे सैन्य नेतृत्व में भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक रास्ता निकाल देना चाहिए, इससे न्यूक्लियर वॉर हो जाए। न्यूक्लियर वर्ड
हमेशा तो न्यूक्लियर इसका डर ताकत, रहा, लेकिन बिल्कुल। उस डर से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्रवाई पिछले 10 दिनों में की है, उसके लिए निश्चित तौर पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात करके अंजन अपनी बात खत्म करूंगा। एक अनुभव, पूर्व सीडी जनरल बिपिन रावत, जब उन्होंने उस वक्त वो वाइस चीफ थे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के समय, उसके बाद डोकलाम के समय, वो उनसे मेरी बातचीत होती तो एक बात कहते थे कि हमारे जो अधिकारी सेना में जब वो सीडीएस बन गए तो वो कहते थे मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब कोई सैन्य अधिकारी मेरे सामने ये कहता है कि सर हमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कुछ डिप्लोमेटिक रास्ते भी देखने चाहिए। वो कहते थे कि सेना का काम डिप्लोमेटिक रास्ते देखना नहीं है, उसके लिए विदेश मंत्रालय है, उसके लिए आईएफएस है। सैनिक इसलिए भर्ती हुआ है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप उसे आदेश करेगी कि इस टारगेट पर हमला करना है, इस पर कार्रवाई करनी है, तो बिना इफ बट के कार्रवाई करे। और ये पहली बार मैं कह सकता हूं कि इस बार तीनों सेनाओं ने जिस तरह का नेतृत्व दिखाया है, बिना इफ बट के पॉलिटिकल नेतृत्व ने जो मैंडेट उनको दिया उसको पूरा करके दिखाया। जिस तरह की कार्रवाई की गई है, इसमें भारत के राजनीतिक नेतृत्व की चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि देखिए हिमांशु, अगर बड़ी तस्वीर को हम देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसे स्टीयर किया है, जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा। सेना का काम है सैन्य कार्रवाई, फोकस आतंकवाद पर रखिए, अगर मिलिट्री पर करते हैं खुली छूटे वहां पर हमला कीजिए। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार एंगेज करता रहा। हमने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद भी आप देखिए पूरे विश्व में, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उनके 9 विदेश मंत्रियों से अमेरिका को छोड़, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान भी एक सदस्य है इस वक्त, हर स्तर पर हमने बातचीत की और वही इसका एक तरह से वो बात आगे बढ़ती चली गई और भारत ने ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और जब उनके एयर बेसेस इस तरह से तबाह हुए हैं, तब जाकर उसने सरेंडर करने की नौबत देखते हुए सीज़फायर पर सहमति जताई। देखिए, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि भारत ने एक एक करके संयम के साथ और जिम्मेदारी के साथ जो है वो कदम उठाए हैं। अंजना, 22 तारीख को ये हमला होता है, पाकिस्तान के जो सर वहाँ से आतंक की फैक्ट्री चलती है, वो आतंकी आते हैं, हमला करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को कट शॉर्ट करते हैं, गृह मंत्री को आदेश देते हैं कि आप जाइए वहाँ ज़मीन पर और पूरी चीज़ों को देखिए, और उसके बाद सुबह लौटते हैं और यहाँ पर वो विदेश मंत्री के साथ, विदेश सचिव और एनएसए के साथ मुलाकात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और देर शाम जो है सीसीएस की बैठक होती है। सीसीएस की बैठक के अंदर 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले लिए जाते हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को जो है कैंसिल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के जो उच्च आयोग हैं उसको लेकर बड़े फैसले, पाकिस्तान को जो सार्क कंट्रीज़ का एक एग्रीमेंट है उसके तहत जो पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देने का प्रोविज़न था उसको कैंसिल किया जाता है और तमाम बड़े फैसलों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आर्थिक स्तर पर जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया जाता है, पोर्ट सर्विसेज को बैन किया जाता है, डाक विभाग को पाकिस्तान के साथ जो बैन किया जाता है। आर्थिक स्तर पर एक बड़ा कदम जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब बैठक होती है उसमें वित्त मंत्री ये कहती हैं कि उन देशों को फंड नहीं करना चाहिए जो आतंकवाद के लिए फंड को देते हों। और उसके बाद जो है सैन्य कार्रवाई भारत करता है 7 तारीख की रात को 9 ठिकानों पर, जहां 5 बड़े आतंकी जो है देश के पाकिस्तान के मारे जाते हैं। और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो भारत फिर कार्रवाई करता है और उनके 5 एयर बेस को ध्वस्त करने का काम करता है। उसके साथ साथ भारत ने के साथ बैक चैनल बातचीत का जो है वो अमेरिका कर रहा था, उनके जरिए बैक चैनल बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को नहीं रोका कि बैक चैनल बातचीत चल रही है। भारत ने ये एक और बड़ा कदम लिया, उन्होंने कहा कि अगर आतंक भविष्य में दोबारा आतंकी घटना की जाएगी तो उसे वार ऑफ टेरर के रूप में देखा जाएगा और उसी तर्ज पर जो है वो जवाब भी दिया जाएगा। तो एक तरीके से भारत पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है और आतंक की जो फैक्ट्री उसके यहाँ चलती है उसको ध्वस्त करना है। इस बार 2016 के अंदर उरी की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और 2019 में जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, उससे बड़ी कार्रवाई भारत ने की। ना सिर्फ पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ की उन्होंने, भारत ने कहीं सिविलियन रिहायशी इलाकों में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई पहले नहीं
के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब पाकिस्तान के तरफ से किया गया उसका रिटेलिएशन भारत ने किया और बड़े स्तर पर करके 5 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितनी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज़ को लेकर बैठक करते रहे, सर्वदलीय बैठक बुलाई, CCS की बैठक होती है 2 बार, उसके साथ साथ हाई लेवल कमेटीज़ की बैठक होती है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल, CDS, तीनों ही सेनाओं के चीफ्स के साथ मुलाकात हुई, 3 राउंड की मुलाकात हुई और एक हाई लेवल मीटिंग अभी भी चल रही है जिसमें ये सभी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। उसके साथ और हिमांशु अगर आप देखिए, देखेंगे- सरहदी इलाकों पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। मंजीत भी हमारे साथ है, हिमांशु भी हमारे साथ है, लेकिन सरहदी इलाकों पर क्योंकि हर भारतीय नागरिक अपनी फौज के साथ खड़ा था, तो सामने देखिए जैसलमेर जहां हमारे सहयोगी शरद थे, अलग अलग जगहों पर, श्रीनगर, जम्मू, सब जगहों पर, सरहदी इलाकों पर जो लोग इस भय में थे कि मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक करेगा, भारतीय सेना पर उनका विश्वास देखिए कि वो डटे रहे। उनको पता था कि किस तरह के अटैक्स वहां पर हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई बात नहीं, हमें हथियार दो। ऑन आज तक पर लाइव में बोला, हमें हथियार दो, हम उनके खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। ऐसे ही कुछ लोगों से जो कि सरहदी इलाकों में है, उनसे हमारी सहयोगी बात करेंगे, आपको सुनाते हैं। हमें कोई डर नहीं है। इंडिया अभी भी अगर वार जारी रखेगा हम इंडिया के साथ चलेंगे। अगर खून की जरूरत चाहिए हम इंडिया को खून भी देंगे। यहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी बॉर्डर में लड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी मातृभूमि को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान वाले कान खोल के सुन ले, वो चाहे जो मर्जी करें, लेकिन हम अपने मातृभूमि को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। भारत माता की जय। तो ये राजौरी में आपने सुना, कुछ लोगों से हमारी सहयोगी बात कर रही थी। ये जज्बा है भारत का, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। मंजीत देखिए, आज जब सीज फायर हुआ है तो वो ये कह रहे हैं, और ये ऐसे इलाके हैं जो लगातार शेलिंग की मार झेलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर करना है तो कर लो, जो भी करना है इंडिया को, भारत को अगर और लड़ना है इंडिया को तो लड़ लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम देश के लिए मरने को तैयार है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वो लगा रहे हैं। मुझे लगता है मंजीत हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इस तरह का रिएक्शंस पूरे देश में एक हिम्मत, एक हौसला बढ़ाता है। हिमांशु, मंजीत जुड़ गए हमारे साथ। मंजीत जी, पीएम जो अभी तीनों सेनाध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, CDS भी बैठे हुए हैं, NSA से भी बातचीत हुई है, कोई जानकारी? और पहले आपकी बात हम लोग लाइव लेने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पाया था। आपने बताया कि पाकिस्तान के NSA अजीत डोभाल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और भारत ने उसको पहले ही दिन मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद लगातार जो असीम मलिक हैं, जिनको हाल में ही NSA की जिम्मेदारी दी गई, वैसे वो ISI प्रमुख हैं, वो और जो सेना प्रमुख हैं, दोनों ही इस वक्त इस दौरान पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो वो लगातार कोशिश कर रहे थे हॉटलाइन पर NSA डोभाल से बातचीत करने की। मीडिया में भी उन्होंने इस तरह की जानकारी फैलाई कि वो टच में है NSA डोभाल के, लेकिन ऐसा नहीं था, उनको समय नहीं मिल रहा था। वो कोशिश जरूर डिप्लोमेटिक चैनल से, बैक चैनल से कर रहे थे, लेकिन जब सही समय पर आया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA डोभाल को, विदेश मंत्री S जयशंकर को ये साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत जिसमें अमेरिका अगर मध्यस्थता कर रहा है तो हम अपनी शर्तों पर ही करेंगे। मैं आपको अगर आप देखें पिछले हफ्ते भर में S जयशंकर ने भी करीब 10 से 15 राष्ट्राध्यक्षों अपने समकक्ष से बात की। NSA डोभाल ने भी लगभग 15 से 20 अपने जो इम्पोर्टेंट समकक्ष हैं उनसे बातचीत की। अमेरिका के जो NSA हैं, अमेरिका के विदेश सचिव हैं, वो लगातार जयशंकर और NSA डोभाल के टच में थे। लेकिन सारी चीज़ें तभी तय हुई जब भारत ने अपनी जो शर्तें रखी थी कि हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्स रहेगा, आतंक को हम अपनी आतंक के अब एक भी कार्रवाई होगी भारत के खिलाफ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई।